सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 28 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित क्यू फोर्स और कौटिल्य नामक एप्लीकेशन को अभी किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने। तो याद रखेंगे इंडियन आर्मी ने अभी एआई बेस्ड दो नए एप्लीकेशंस को लॉन्च किया है। एक है क्यू फोर्स और दूसरे है कौटिल्य। इनको लॉन्च करने का उद्देश्य है सेना के काम को ज़्यादा तेज, स्मार्ट और डिजिटल बनाना। दोनों की अलग अलग अगर हम बात करते हैं तो कौटिल्य एप्लीकेशन क्या करेगा? हमने कहा ये एक एआई बेस्ड सिस्टम है, एप्लीकेशन है जो युद्ध क्षेत्र से आने वाली बड़ी मात्रा की में जो जानकारियां हमें उपलब्ध होती है उनको जल्दी से ये समझेगा और एक कंक्लूजन निकाल के देगा। जैसे कि युद्ध क्षेत्र से कई सारा डेटा हमारे पास इकट्ठा होता है तो उसका विश्लेषण हमें करना होगा। तो इसकी मदद से जो भी उनमें से ज़रूरी जानकारियाँ होंगी वो तुरंत अधिकारियों को पहुँचेगी, जिससे सही निर्णय लेने में मदद मिल पाएगी और वो भी कम समय में। जबकि जो दूसरा एप्लीकेशन है क्यू फोर्स, ये क्या है या ये किस काम आएगा? तो ये सेना के लॉजिस्टिक यानी कि जो सप्लाई सिस्टम है उसको संभालने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। हमारी सेना के सप्लाई सिस्टम को ये कंट्रोल करेगा, उसे संभालेगा। जैसे कि मुख्य काम में ये सामान का रिकॉर्ड रखेगा, हथियार और उपकरण की सप्लाई ट्रैक करेगा, वाहन और मशीनों की मरम्मत की जानकारी रखेगा, अलग अलग जगहों तक ज़रूरी सामान पहुंचाना है, कितना सामान पहुंचाना है, कहाँ पे सामान कम है, कहाँ पे ज़्यादा है, वो सारा रिकॉर्ड ये रखेगा। ठीक है, तो इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया, याद रखना। अब ये एप्लीकेशन है। इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, कुछ पोर्टल वाले प्रश्न हमारे न्यूज़ में रहते हैं करंट अफेयर्स में। पहले मैं वो आपको वो रिवाइज कराता हूँ। हमने पढ़ा था स्वरेल एप्लीकेशन, इसको भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया था। मित्र पोर्टल को सेबी ने, सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन को हरियाणा ने, भारत पोल पोर्टल को सीबीआई ने, स्कैन पोर्टल को उपभोक्ता मामले एवं खाद्य मंत्रालय ने, एकलव्य पोर्टल को भारतीय सेना ने, अन्न दर्पण पोर्टल को भारतीय खाद्य निगम ने, सक्षम एप्लीकेशन को भारतीय निर्वाचन आयोग ने, विजन पोर्टल को जितेंद्र सिंह ने जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, सुगम एप्लीकेशन को छत्तीसगढ़ ने और संकलन एप्लीकेशन को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने लॉन्च किया था। अच्छा, इंडियन आर्मी की हम बात करते हैं तो देखो आपको पता है वर्तमान में हमारे आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी हैं। इंपॉर्टेंट नाम ये वाला रहेगा नेवल चीफ, नौसेना प्रमुख। अभी तो दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं, लेकिन इस महीने के एंड में, जो कि 2-3 दिन में एंड हो जाएगा, हमारे नए नौसेना प्रमुख बन जाएंगे कृष्ण स्वामीनाथन। तो इनका नाम हमें याद रखना होगा। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है। वाइस चीफ भी देख लें क्योंकि सभी रिसेंटली अपॉइंटेड है। जैसे इंडियन आर्मी में वाइस चीफ धीरज सेठ है और इंडियन नेवी में वाइस चीफ संजय वात्सायन, इंडियन एयरफोर्स में वाइस चीफ नागेश कपूर। ठीक है, और हाँ सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी इस महीने के एंड में ये भी नए बन जाएंगे। एनएस राजा सुब्रमणी, ये अनिल चौहान के स्थान लेंगे। ये तीसरे नंबर के होंगे। पहले तो जिनका हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में निधन हो गया था तो पहले थे बिपिन रावत जी। आर्मी डे 15 जनवरी, नेवल डे नौसेना दिवस भी याद रखना 4 दिसंबर और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है, वो आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 कहाँ पर आयोजित होगी? तो ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क करना। आंसर इसका हो जाएगा अहमदाबाद। तो विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 पहली बार ये होगा, पहला एडिशन है तो इम्पॉर्टेंट रहेगा। 4 जून को शुरू होगा, 8 जून तक चलेगा। कहाँ पर? गुजरात के अहमदाबाद में। और अभी जो हमारे खेल मंत्री हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, कौन? मनसुख मांडविया जी, उन्होंने इसके लिए एक मैस्कॉट लॉन्च कर दिया, एक शुभंकर लॉन्च कर दिया जो कि एक शेर है, उसका नाम है वीर। ये आप ध्यान रखना। इसमें दुनिया के लगभग 75 देशों के 500 से ज़्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और इस चैंपियनशिप को आयोजित करने का उद्देश्य है योग को केवल स्वास्थ्य और ध्यान तक सीमित न रखकर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में पहचान दिलाना। इस प्रतियोगिता में, इस चैंपियनशिप में 12 तरह की स्पर्धाएं होंगी, जैसे कि पारंपरिक योगासन, आर्टिस्टिक योगासन, रिदमिक पेयर्स और भी कई तरह के इस तरह के अलग अलग इवेंट होंगे, 12 तरह के। और योग से आपको याद आएगा अभी योग दिवस भी आने वाला है जून में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को होता है। 2014 में यूनाइटेड नेशन ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था। ये लाइन ज़रूर याद रखना, कब? 2014 में। अब एक काम करता हूँ यहाँ पे, जैसे हमने इसका मैस्कॉट भी देखा, यहाँ पे 2 बातें देखी हमने इस एक प्रश्न में कि ये जो चैंपियनशिप है योगासन चैंपियनशिप पहली बार होगी। एक तो कहाँ पर होगी ये हमने देखा, और इसका जो मैस्कॉट लॉन्च हुआ, मैस्कॉट पे भी प्रश्न बन सकता है, वीर उसका नाम है। अब मैस्कॉट से ही बनने वाले कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। ठीक है, जैसे कि 2025 में जो 38वां नेशनल गेम्स हुआ था उत्तराखंड में, उसका मैस्कॉट था मौली।
और पहले खो खो वर्ल्ड कप 2025 में जो हुए थे, पहली बार हुआ था, भारत ने होस्ट किया था और उसका मैस्कॉट क्या था? तेजस और तारा, जो कि हिरन को रिप्रेजेंट कर रहे थे। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में जो हुए थे, दूसरा एडिशन हुआ था नई दिल्ली में, मैस्कॉट उसका उज्ज्वला था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 सातवां एडिशन हुआ था बिहार में, उसका मैस्कॉट क्या था? गजसिम्हा। और 12वां वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप हुए थे 2025 में, ये भी भारत में हुए थे नई दिल्ली में। भारत ने पहली बार इसको होस्ट किया था, लेकिन इसका शुभंकर क्या था? विराज, जो रिप्रेजेंट करता है एक युवा हाथी को। और एशिया रग्बी अंडर 27 चैंपियनशिप 2025, ये बिहार के राजगीर में हुआ था, इसका मैस्कॉट था अशोक, जो रिप्रेजेंट कर रहा था खरगोश को। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल पहला एडिशन हुआ था, कहाँ पर? श्रीनगर की डल झील में, और इसका मैस्कॉट क्या था? रंगीन हिमालयन किंगफिशर। 12वां मेंस एशिया हॉकी कप 2025 राजगीर बिहार में हुआ था, इसका मैस्कॉट था चांद, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा था बाघ को। और 11वां एशियन एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 ये भारत के अहमदाबाद में हुआ था, इसका मैस्कॉट था जलवीर। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का पहला एडिशन अभी हुआ था फरवरी में ही, छत्तीसगढ़ में हुआ था, फरवरी मार्च में हुआ था ये, और इसका मैस्कॉट था मोरवीर। बाकी और देखो, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में ने अपना पहला शुभंकर लॉन्च किया था, उस शुभंकर का मैस्कॉट का नाम इन्होंने सांख्यिकी ही रखा था। और UIDAI ने भी अपना नया मैस्कॉट लॉन्च किया, उसका नाम इन्होंने उदय रखा। उसके अलावा चौथा साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 रांची झारखंड में हुए थे, उसका मैस्कॉट रखा दलमा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए प्रगति और विकास नाम से 2 शुभंकरों को लॉन्च किया था। प्रगति महिला जो इन्विजिलेटर है प्रगणक, उसको रिप्रेजेंट कर रही थी, और पुरुषों को रिप्रेजेंट कर रहा था विकास। ठीक है, तो ये मैस्कॉट से संबंधित मैंने आपको प्रश्न रिवाइज करा है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में लॉन्च उपन्यास, ये उपन्यास है जिसका नाम है बाजार, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निरंजन देव शर्मा। और इसको लॉन्च किसने किया? हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने ही इस उपन्यास को लॉन्च किया है, जिसके लेखक है निरंजन देव शर्मा। ये इनका दूसरा संस्करण है इस उपन्यास का। ये जो उपन्यास है, ये जो नॉवल है, 1971 से लेकर 1992 के बीच भारत में हुए बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलावों की कहानी बताता है। अब बुक वाला प्रश्न आ गया, चलो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हम रिवाइज कर लेते हैं। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, कंचन चक्रवर्ती ने लिखा। प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफी टेबल बुक, नाम है मे अ मिलियन बर्ड्स ब्लूम, इसको लॉन्च किया था आनंद महिंद्रा ने और इसे तैयार किया था नित्या मनोज कुमार ने। मदर मेरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय का मेमोयर है। द चोला टाइगर्स एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, अमिश त्रिपाठी। ऑपरेशन सिंदूर, इसको लिखा था KJS ढिल्लो, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है। डिफरेंट बट नॉलेस, अनुपम खेर ने लिखा। और द पान कश्मीर के संघर्ष की कहानियाँ, इप्सिता चक्रवर्ती। विंग्स ऑफ वेल्लोर, स्वप्निल पांडे। अबाव एंड बियॉन्ड को शिव कुमार मोहंका ने। और भी हैं, द क्यूरियस एंड क्लासिफाइड, मनोज मुकुंद नरवणे जी ने, हमारे पूर्व सेना प्रमुख है। और इनकी एक और बुक अभी बहुत चर्चा में रही थी, चलो उसका नाम मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने आपको अभी शायद कल परसों भी हमने रिवीजन किया था, तब भी हमने पढ़ा है, बताओ उस बुक का नाम क्या है? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर को लिखा है DY चंद्रचूड़ ने, हमारे पूर्व CJI है। द बेंच, द बार, द बिजारे एंड द लॉफुल एंड द ऑफुल, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल है हमारे। अपनापन, शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, उन्होंने इस बुक को लिखा है। ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज को रस्किन बॉन्ड ने। बेटर नेवर स्टॉप्स को श्याम श्रीनिवासन ने। और अभी कल ही हमने पढ़ा था, एक बुक आई थी द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया, इसको लिखा है PP सत्यन ने। और एक इनके जीवन के ऊपर है PN पणिकर, जिनको याद रखना द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार 2026 में कुल कितने सांसदों को सम्मानित किया गया या चुना गया इस पुरस्कार के लिए? तो आंसर होगा 12। तो संसद रत्न पुरस्कार 2026, याद रखना ये उन सांसदों और संसदीय समितियों को दिया जाता है ये सम्मान जिन्होंने संसद में सबसे अच्छा काम किया है। और इस बार ये पुरस्कार 16वें क्रम का है, ये भी ध्यान रखना। ये पुरस्कार सांसदों के अच्छे प्रदर्शन, बहस में अगर वो भागीदार होते हैं, सवाल पूछते हैं, जनता की समस्याएं उठाते हैं, तो उसी आधार पर ये पुरस्कार दिया जाता है। इस बार हमने कहा टोटल 12 सांसदों और 4 संसदीय समितियों को ये सम्मान मिला है। यही लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। इन 12 सांसदों में अगर देखोगे तो 10 तो हैं लोकसभा सांसद और 2 हैं राज्यसभा सांसद। बाकी 4 जो संसदीय समिति हैं वो एक बार देख लो। कृषि समिति, जिसके अध्यक्ष रहे डॉक्टर चरणजीत सिंह चन्नी,
वित्त समिति अध्यक्ष रहे भर्तहरि मेहताब। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज समिति सप्तगिरी शंकर उलाका इसके अध्यक्ष रहे। और कोयला एवं खान समिति जिसके अध्यक्ष अनुराग ठाकुर थे। अच्छा, अनुराग ठाकुर से एक और पॉइंट आप यहाँ पर रिलेट कर लेना कि इन्हें दूसरी बार ये सम्मान मिल रहा है। इससे पहले 2019 में भी इनको ये सम्मान मिल चुका है, तब व्यक्तिगत रूप से इनको मिला था, है ना। अभी समिति के रूप में, मतलब एक समिति को दिया जा रहा है जिसके अध्यक्ष ये हैं। तो ये थोड़ा अंतर मैंने आपको बता दिया। तो संसद रत्न पुरस्कार क्या है वो मैंने आपको ऊपर समझा दिया। लेकिन ये शुरू कब हुआ था? ये 2010 में शुरू हुआ था। और किसने शुरू किया या कौन देता है? चेन्नई की एक संस्था है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन, वो इसको देती है। या यूँ कहें किसकी कारण इसको शुरू किया गया था या किसने कहा था इसको शुरू करने के लिए? तो हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, उन्होंने कहा था कि भैया जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको दो, ताकि मोटिवेशन मिले, बाकी भी काम करें। कचौरी समोसे की बात के अलावा कुछ और भी बातें हैं जिसके लिए वो बैठे हैं वो करें। बाकी ये पूरी लिस्ट आपके सामने है जो 12 सांसदों को चुना गया है। बाकी जो ये सारे तो देखो 10 तो लोकसभा सांसद हो गए, जो राज्यसभा सांसद है वो आप देख लो एक बार। और सबसे ज़्यादा किस राज्य से सांसद चुने गए हैं? तो महाराष्ट्र का जलवा है भैया, 5 सांसद हैं महाराष्ट्र से लगभग। तो राज्यसभा सांसद देख लो आप, एक है डॉक्टर मेघा विश्राम कुलकर्णी महाराष्ट्र से, और एक है नरहरि अमीन गुजरात से। ठीक है, अब एक तरह से सम्मान वाला ही प्रश्न है, तो अवार्ड से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, अभी हमने पढ़ा था अरुंधति रॉय की एक बुक आई थी, मेमोयर आया था, मदर मेरी कम्स टू मी, और इसी को ऑटोबायोग्राफी कैटेगरी में 2025 के नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2026 का लता दीलानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया कैलाश सत्यार्थी को। 2026 का व्हीटली अवार्ड, जिसे ग्रीन ऑस्कर भी कहते हैं, ये दिया गया परवीन शेख और बरखा सुब्बा को। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू जी, इनको बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार मिला। ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 किस भारतीय को मिला? डॉक्टर अतानु नाथ, असम से हैं, और वैसे तो कई लोगों को मिला है लेकिन ये भारतीय हैं, तो एग्जाम में पूछेगा तो यही नाम पूछेगा। ब्रेक थ्रू प्राइज को वैसे ऑस्कर ऑफ साइंस भी कहते हैं। ब्रिटिश संसद में ग्लोबल ग्रीन आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया जे संतोष कुमार को। यूनेस्को गिलर्मो कार्नो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2025 सुडानी पत्रकार सिंडिकेट को दिया गया। पुलित्जर पुरस्कार 2026 आनंद आर्के और सुपर्णा शर्मा। डॉक्टर श्रीनिवास राव को अभी हैदराबाद में साल 2024-25 के लिए प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिस इंडिया 2026 इसका आयोजन हुआ था भुवनेश्वर में, 61वां संस्करण था। तो कौन रही इस बार की मिस इंडिया? साध्वी सेल गोवा से हैं। अभी स्वीडन 5 देशों की यात्रा पर जब मोदी जी गए थे, तो जब वो स्वीडन गए तो वहाँ का सर्वोच्च सम्मान लेकर के आए, रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार। फिर वो नॉर्वे गए तो वहाँ का भी सर्वोच्च सम्मान मिला, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट। और जब इटली गए तो इटली का सर्वोच्च सम्मान तो नहीं मिला उनको, लेकिन वहाँ पे जो संस्था है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसका मुख्यालय रोम इटली में है, तो उसने इनको एक सम्मान दिया जिसको कहते हैं एग्रीकोला कोकोकोला, क्या एग्रीकोला मेडल 2026। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना भैया। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 2026 कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 25 मई को। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस ये हर साल 25 मई को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद है उन बच्चों को ढूंढने के प्रयास तेज करना जो लापता हो गए हैं और लोगों को बच्चों की सुरक्षा के प्रति जागरूक करना। इस दिन की शुरुआत 1998 में की गई थी। अब दिवस वाला ही प्रश्न है, चलो मई के फिर से। मैं जब भी देखो दिवस वाला प्रश्न आ रहा है बार बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि जब तक रिवाइज नहीं करोगे ये चीज़ें याद नहीं होने वाली है। तो कम से कम जब भी डे वाला प्रश्न आ जाता है हम इस बहाने रिवाइज तो कर लेते हैं। और मई में तो वैसे ही बहुत सारे डेज हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस लेबर डे, 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनिक दिवस, 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे जो कि मई के पहले मंगलवार को था, 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 15 मई को राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस, 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस, 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, 16 मई को सिक्किम की स्थापना दिवस भी था।
17 मई को विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस, 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 18 मई को विश्व एड्स टीकाकरण दिवस, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस, 20 मई को विश्व माप विज्ञान दिवस, 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस और 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस था। विश्व थायराइड दिवस भी था 25 मई को। ठीक है, तो ये मई के सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए, अभी तक ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय एआई और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु में। तो नेशनल एआई समिट ऑन वाटर 2026, ये भारत का पहला, आप कह सकते हो, नेशनल एआई एंड डिजिटल वाटर समिट है। अभी ये 27 मई को हुआ बेंगलुरु में ही, और इसका आयोजन करने का उद्देश्य क्या था? पानी की व्यवस्था को आधुनिक तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की मदद से बेहतर बनाना। आयोजन किया था बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड और एलीट टेक्नो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर के। और आपको बता दूं कि बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने भविष्य के जल प्रबंधन वाटर मैनेजमेंट के लिए 5 बड़े लक्ष्य तय किए हैं। एआई का उपयोग करें, डेटा के आधार पर निर्णय लेना है, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, लंबे समय तक निवेश और सुधार करना है और जलवायु परिवर्तन के अनुसार जल सुरक्षा करना है। बाकी बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड की बात कर लें, इसकी स्थापना होती है 1964 में, मुख्यालय बेंगलुरु। काम क्या है? बेंगलुरु में वाटर सप्लाई और सीवरेज मैनेजमेंट करना। ठीक है, तो ये क्या था? नेशनल एआई समिट ऑन वाटर 2026 था, जो बेंगलुरु में हुआ। अच्छा, इसी तरह से पानी से ही, भाई पानी से ही तो संबंधित ये प्रश्न है हमारा, क्योंकि ये भारत का पहला नेशनल एआई एंड डिजिटल वाटर समिट है। तो वाटर से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ। देखो, अभी डीआरडीओ ने, आपको याद होगा, सैनिकों के लिए पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली स्वदेश को बनाया है, जो कि खारे पानी को मीठे पानी में बदलता है। उसके अलावा भारत का पहला नदी किनारे लाइट हाउस ये बनाया जाएगा। किस नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी, नेशनल वाटरवेज 2 पर। जल महोत्सव 2026 अभियान हुआ था गुजरात में, और जल जीवन मिशन इसको दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की भी मंजूरी दे दी है, जो कि शुरू हुआ था 2019 में। स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2026 ये दिया गया, या किसने जीता? काव्य मदानी ने, ईरानी वैज्ञानिक हैं। इसे याद रखना, जल क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 हुआ था नई दिल्ली में। वर्ल्ड वाटर डे 2026, वर्ल्ड वाटर डे हम 22 मार्च को मनाते हैं। थीम क्या थी? वाटर एंड जेंडर। अहमदाबाद स्थित कांकरिया कोचिंग डिपो भारत का पहला जल तटस्थ रेलवे डिपो बन गया है। ठीक है, तो ये वाटर से संबंधित अभी 2026 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, हमने रिवाइज कर लिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री अजय पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन, इसको अभी किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? तो आंसर होगा वीरेंद्र कुमार। तो इस मंत्रालय ने एक नया डिजिटल सिस्टम शुरू किया है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री अजय पोर्टल और अजय नाम से ही मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसका उद्देश्य है अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट समुदाय के लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ जल्दी, सही और पारदर्शी तरीके से पहुंच सके। ठीक है, तो ये जो योजना है ना, प्रधानमंत्री अजय योजना, ये उसी के लिए पोर्टल और एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। वैसे प्रधानमंत्री जो अजय योजना थी, ये वित्त वर्ष 2021-22 में शुरू की गई थी। इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। इसको इसी मंत्रालय ने लॉन्च किया था, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने ही। इस योजना का उद्देश्य है अनुसूचित जाति समुदाय के गाँव और लोगों का विकास करना, जैसे उन्हें रोजगार देना, कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, शिक्षा और छात्रावास देना, गांव का विकास करना, आर्थिक सहायता उनको देना। ठीक है, तो एससी के लोगों के लिए मुख्य रूप से ये योजना थी, और अभी उस योजना के लिए एक पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च कर दिया। बस ये बात है। अब यहाँ पे मैं आपको पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन ही रिवाइज करा था, लेकिन स्टार्टिंग में भी इसी तरह का हमने एक एप्लीकेशन वाला प्रश्न देखा था, वहाँ मैंने आपको पूरी शीट रिवाइज करा दी। तो अभी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले प्रश्न में देखो पूछ रहे हैं क्या कि भारत और किस देश के बीच अभी द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 का आयोजन हुआ? तो वरुण होता है भारत और फ्रांस के बीच में। वरुण अभ्यास जो कि एक तरह का नौसैन्य अभ्यास है, भारत और फ्रांस के बीच में होता है। अभी 25वां संस्करण हुआ, कहाँ पर? अरब सागर में। 15 मई को शुरू हुआ और ये 20 मई को अभी समाप्त भी हो गया। और याद रखना, इस अभ्यास में भारत ने अपने विमान वाहक पोत जो हमारा है INS विक्रांत, उसको अपने MiG-29 के
लड़ाकू विमानों के साथ इसमें तैनात किया था, मतलब हिस्सा लिया था। यह अभ्यास इन दोनों के बीच में 1993 से हो रहा है। अब जैसे ये वरुण हो गया, एक गरुड़ अभ्यास भी इन्हीं के बीच होता है, शक्ति अभ्यास भी इन्हीं के बीच में होता है। अब मैं यहाँ पे आपको क्या कराता हूँ, 2026 में जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज भारत ने किए थे वो सब मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे धर्मागार्जन अभ्यास, ये भारत जापान के बीच में हुआ था उत्तराखंड के चौबटिया में। कलारी लीप अभ्यास इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया था लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में। अग्निवर्षा अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया था राजस्थान के पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज में। वज्र प्रहार भारत यूएस के बीच में हुआ था हिमाचल प्रदेश के बकलो में। वज्रघात भारतीय सेना ने आयोजन किया था राजस्थान में ही। लामितिया अभ्यास भारत सेशल्स के बीच में हुआ सेशल्स में। इन सेतु अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ था हिंद महासागर क्षेत्र में मलक्का जल संधि के पास में। मिलान अभ्यास ये हमारी इंडियन नेवी ने आयोजन किया था। द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, बहुत सारे देशों ने हिस्सा लिया। हुआ कहाँ? विशाखापत्तनम में। वायु शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना ने किया था राजस्थान में। सागर कवच मॉक ड्रिल भारतीय तटरक्षक बल ने आयोजन किया था माहे और केरल के तटों पर। सी ड्रैगन अभ्यास यूएस नेवी ने इसका आयोजन किया था, बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास था। कहाँ पर? गुआम क्षेत्र में। अमोक ज्वाला सैन्य अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया था बबीना फील्ड फायरिंग रेंज यूपी में। काकाडू अभ्यास, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया करता है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था। भारत की तरफ से आईएनएस नीलगिरी ने हिस्सा लिया। शक्ति द्वीप अभ्यास, आयोजन तो इसका अंडमान और निकोबार कमान ने किया था, हमारी तीनों सेनाओं ने लेकिन इसमें हिस्सा लिया था, इसलिए हमने कहा ट्राई सर्विस का एक्सरसाइज है। कहाँ पर हुआ? कहाँ पर था? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। साइक्लोन अभ्यास भारत इजिप्ट के बीच में हुआ था, इजिप्ट में ही। ब्रह्मास्त्र युद्ध अभ्यास भारतीय सेना ने आयोजन किया था राजस्थान में ही। और डस्टलिक अभ्यास अभी भारत उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, उज्बेकिस्तान में। प्रगति अभ्यास इंडियन आर्मी ने इसका आयोजन किया था, कई देशों ने हिस्सा लिया था। कहाँ पर? मेघालय के उमरोई में। सिनबैक्स सेकंड एक्सरसाइज, सेकंड मतलब दूसरा संस्करण था, भारत और कंबोडिया के बीच में हुआ, कंबोडिया में। इन एसएलएन डाइव एक्स मतलब इंडिया और एसएलएन से मतलब श्रीलंका, भारत श्रीलंका के बीच में एक नौसैन्य अभ्यास हुआ था, ये श्रीलंका के कोलंबो में हुआ था। भारत की तरफ से आईएनएस निरीक्षण ने हिस्सा लिया था। और एक अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था प्रगति अभ्यास, भारतीय सेना ने इसका आयोजन किया था मेघालय के उमरोई में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अभी 3.37 गीगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली कहाँ पर शुरू की है? तो आंसर होगा खावड़ा में। अब ये खावड़ा का है, खावड़ा है गुजरात में। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के खावड़ा में एक बहुत बड़ी बैटरी स्टोरेज परियोजना, एक प्रोजेक्ट को शुरू किया। क्या है ये परियोजना? तो इसमें अडानी ग्रीन ने एक बहुत बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगाया है। मतलब नाम से समझ में आ रहा है, बैटरी में हम एनर्जी को स्टोर करेंगे, मतलब इसका काम होगा बिजली को स्टोर करके रखना, ताकि ज़रूरत पड़ने पर तुरंत उसे इस्तेमाल किया जा सके। अभी हम घर में इन्वर्टर लगाते हैं तो बैटरी क्या करती है? एनर्जी को स्टोर करके ही तो रखती है। ठीक है, हम वहाँ पे घरों पे 1 या 2 बैटरी लगाते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी मात्रा में लगाई है। वो आगे बताऊँगा अभी कितना क्या है, क्या क्षमता है। तो जिस तरह से इन्वर्टर काम करता है उसी तरह से है। जब बिजली ज़्यादा बनती है तो बैटरी में उसको स्टोर कर लिया जाता है, और जब बिजली कम पड़ जाती है, कम बनती है, तो जो बैटरी में स्टोर्ड ऊर्जा है उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, जो सोलर और जो पावर एनर्जी होती है, सोलर आपको पता है रात में नहीं बनती है, और विंड एनर्जी के लिए क्या होता है, पवन ऊर्जा के लिए हवा चाहिए होती है, हवा नहीं होगी तो फिर एनर्जी नहीं बनेगी। तो उस केस में जो बैटरी में स्टोर्ड एनर्जी होगी तो उस समय ये यूज़ में आएगी। ये वही वाली बात है। तो जब इससे क्या होगा, ऐसा होने से बिजली कटौती कम होगी, जब पीक डिमांड होगी तो इसका इस्तेमाल हो जाएगा। बाकी आप समझ ही गए। इस परियोजना की खास बातें कर लें, मतलब इतनी बड़ी है तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो 3.37 गीगावाट आवर। और ये पॉइंट भी ध्यान रखने वाली बात है कि चाइना के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा एकल बैटरी स्टोरेज प्लांट इसको बताया जा रहा है। इसे मात्र 10 महीनों में तैयार कर लिया गया, और लगभग 10 लाख घरों को एक दिन बिजली दे सकता है, इतना बड़ा ये बैटरी स्टोरेज है। बड़े बड़े शहरों की पीक डिमांड, पीक आवर में जो, मतलब पीक आवर क्या होता है, जब सभी उपकरण चल रहे हैं, जैसे कि दिन के समय स्कूल चल रहे हैं, बिल्डिंग चल रही है, ऑफिसेज चल रहे हैं, वो पीक डिमांड होती है। ठीक है, तो उसको भी ये संभाल सकता है, मतलब इतना बड़ा ये स्टोरेज है। तो कहाँ पर स्थापित किया गया, कहाँ पर शुरू किया गया, याद रखना, गुजरात के खावड़ा में। एक बार मैं आपको गुजरात लेकर के चलता हूँ,
तो कैपिटल गांधीनगर है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत, राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो, पशु है एशियाई शेर, वृक्ष है बरगद का, पुष्प है गेंदा। यहाँ का नृत्य गरबा हो गया, डांडिया हो गया। नेशनल पार्क में बात करेंगे तो वंसडा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। सरदार सरोवर बांध है यहाँ पे, नर्मदा नदी पर उकाई बांध है, ताप्ती नदी पर कडाना बांध है, माही नदी पर, दांतीवाड़ा बांध है बनास नदी पर। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट अभी कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा ताइवान बन गया है। तो याद रखेंगे, दुनिया के शेयर बाजारों की जो कुल कीमत है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जिसे कहते हैं, उसके हिसाब से ताइवान इंडिया को पीछे छोड़कर आगे निकल गया है। मतलब अब ताइवान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है, भारत अब 6ठे स्थान पे आ गया। क्या होता है इसका मतलब? क्या हो गया मार्केट कैप बाजार पूंजीकरण का मतलब? इसका मतलब ये हो गया किसी देश के शेयर बाजार में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनकी जो कुल कीमत है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो ताइवान का जो शेयर बाजार है वो लगभग कितने का है? $4.95 ट्रिलियन का है, जबकि भारत का उससे थोड़ा सा कम रह गया, $4.92 ट्रिलियन का है। ठीक है, अच्छा आप सोचोगे ताइवान एकदम से आगे कैसे निकल गया? तो इसका सबसे बड़ा कारण है AI और चिप इंडस्ट्री। मतलब ताइवान की जो सबसे बड़ी कंपनी है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी है। मतलब और आजकल देख रहे हो आप हर सेक्टर में AI, ChatGPT, ये सब चीज़ें चल रही हैं। और इन सब को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? सेमीकंडक्टर चिप। वो हमारे यहाँ पे नहीं है, वो वहाँ पर है। तो ग्रोथ तो होगी सही उनकी। अब ये इसका शेयर मार्केट हमसे ज़्यादा निकल गया, इसका मतलब ये नहीं है हमसे ज़्यादा अमीर हो गया है। ये मत समझना, हमारी अर्थव्यवस्था हमारी इकोनॉमी से कहीं ज़्यादा है। शेयर मार्केट में आगे निकलने का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ। शेयर मार्केट में जो लिस्टेड कंपनियाँ होती है उनकी वैल्यू आंकी जाती है। जैसे उनके शेयर मार्केट में 10 कंपनियाँ हैं, हर कंपनी मान लो 10-10 रुपये की है, तो कितना वैल्यू हो गया उनके शेयर मार्केट का? 10 × 10 यानी कि 100। हमारे शेयर मार्केट में मान लो हो सकता है 200 कंपनियाँ लिस्टेड है, लेकिन हर की वैल्यू कितनी है? 1 रुपया है। तो हमारे शेयर मार्केट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200 × 1 यानी कि 200 रुपया। ठीक है, मतलब उन कंपनियों की जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनकी टोटल वैल्यूएशन को जोड़ करके वो शेयर मार्केट की वैल्यू निकलती है। लेकिन अर्थव्यवस्था के GDP के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो हम तो कहीं आगे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था $4.15 ट्रिलियन है, जबकि ताइवान की $977 अरब है। अच्छा, शेयर मार्केट में अगर सभी देशों की बात करें, हम तो आ गए 6ठे स्थान पर, ताइवान आ गया 5वें पे। हमारे ऊपर 4 कौन है? मतलब हमारे ऊपर 5 कौन है? पहले पे अमेरिका हो गई सही, दूसरे पे चाइना भी है, तीसरे पे जापान, चौथे पे हांगकांग, अब ताइवान और भारत आ गया। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। एक बार ताइवान जरूर लेकर के चलता हूँ। ये रहा मैप में ताइवान। कैपिटल ताइपे हो गई, करेंसी न्यू ताइवान डॉलर, प्रेसिडेंट है लाई चिंगटे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको मार्क करना, अब इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार हमने पढ़ा था। ये ताइवानी पुस्तक है, ताइवानी किताब है, उपन्यास है, नाम है ताइवान ट्रेवलॉग, इसने जीता है। इसके लेखक ताइवानी लेखक हैं यांग शुआंगजी, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है लिन किंग ने। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को आपने लाइक नहीं करा होगा, लाइक कर दो दोस्त। और इनकी PDF और प्रैक्टिस के लिए जो इनकी मॉक टेस्ट है, क्विज़ है, वो आपको डेली मिल ही जाता है। तो क्विज़ लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कहाँ पर मिलेगा ये सब? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे मिल जाएगा। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी उपराष्ट्रपति जी ने एक बुक को लॉन्च किया, द लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया। इस पुस्तक का संबंध किससे है? तो आंसर होगा ये किनके ऊपर है, मतलब PN पणिकर, जिनको लाइब्रेरी मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। फिर अगले में आपसे पूछा था, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया, नाम बताइए। अनुराग गर्ग उनका नाम है। इसरो ने हॉप प्रयोग के निष्कर्ष प्रकाशित किए। हॉप प्रयोग का संबंध है चंद्रयान 3 मिशन से। कल डिटेल में हमने इसके बारे में समझा। भारत ने किस पड़ोसी देश की फिल्म द एलिफेंट इन द फॉग टीम को कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी अवार्ड मिला? तो किस देश की है ये? हमारा पड़ोसी देश नेपाल की है। फिर हमने पूछा कि भारत के पहले जियोथर्मल पावर प्लांट को कहाँ पर स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई? तो लद्दाख में, लद्दाख के पूगा घाटी में। फिर पूछा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स 24 आवर एशियन ओशिनिया चैंपियनशिप में भारत ने टोटल कितने गोल्ड जीते? तो आंसर होगा 2। केरल का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम में।
फिर पूछा भारतीय रेलवे ने चिराग केंद्र का उद्घाटन किया अभी हैदराबाद में। फेडरेशन कप 2026 में पोल वॉल्ट इवेंट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? 2 हैं, देव मीणा और कुलदीप कुमार। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा एलोइस ज़ुइंगी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।